हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 यानी कक्षा 10 का पार्ट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स जितने भी तत्व हैं उनको उनके गुणधर्मों के आधार पर हम धातु और अधातु में बांट सकते हैं। देखते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण। नंबर 1, धातु। धातु जो होते हैं, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल सीजियम, फ्रांशियम, गैलियम तथा मरकरी द्रव हैं। ऐसे ही अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाई जाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, ज़्यादातर जनरली ठोस होती हैं। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी जो है वो द्रव हैं। बाकी अधातुएं जो होती है वो तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों रूपों में ये पाई जाती हैं। धातु सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मीन्स धातुओं में विद्युत और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली चली जाती है। अधातुओं में ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जितने भी अधातुएं हैं उनमें विद्युत और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती है। नंबर 3, धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा धन विद्युतीय तत्व कहलाती है। मीन्स धातुएं हमेशा धनायन बनाती हैं और धन विद्युतीय तत्व कहलाती हैं। इसी प्रकार से अधातुएं जो होती हैं वो ऋणायन बनाती हैं और ऋण विद्युतीय तत्व कहलाती हैं। धातुओं के अंदर एक गुण होता है आघातवर्धनीय, जो कि अधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता, यानी अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती। आघातवर्धनीय का मतलब होता है जिसे पीट पीट कर उसका आकार बदला जा सके। धातुओं को पीट पीट के उसका आकार इजीली बदला जा सकता है, जबकि अधातुओं को उनका आकार पीट पीट कर नहीं बदला जा सकता। धातु सामान्यतः अपारदर्शी होती हैं। अधातुएं पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी हो सकती हैं और पारभाषक भी होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जबकि अधातुओं में ग्रेफाइट तथा आयोडीन को छोड़कर लगभग सभी अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। ये दोनों में भौतिक गुणों में अंतर थे। आइए देखते हैं धातु व अधातु के रासायनिक गुण। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। नंबर 1, धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं सोडियम धातु। सोडियम धातु यानी कि Na, ये सोडियम धातु हो गया। जब भी ये क्रिया करेगा तो ये Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये हो गया धनायन बनाने का गुण जो कि धातुएं दिखाती हैं। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में अधातु सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण जैसे कि क्लोरीन यानी Cl जब भी क्रिया करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाएगा। देखिए यहाँ पर धनायन बनना है और यहाँ पर ऋणायन बनना है। धातुओं में धनायन बनता है और अधातुओं में ऋणायन बनता है। सेकंड, दूसरा रासायनिक गुण ऑक्साइड बनाने का गुण। धातु व अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। देखते हैं, पहले हम एक धातु ले लेते हैं Mg यानी मैग्नीशियम, जो कि एक धातु है। मैग्नीशियम धातु हमने ले ली और इसकी क्रिया हमने करा दी है ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ, तो ये MgO बनाएगा। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। O यहाँ पर 2 हैं, इसके आगे 2 लगा दिया, अब Mg2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ये मैग्नीशियम धातु है और जो बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम
ऑक्साइड। इसी प्रकार से एक आधातु ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आधातु सल्फर ले ली, ये है आधातु, और इस सल्फर में जब हमने ऑक्सीजन प्रवाहित की तब इसने SO2 बना लिया, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड। देखिए, चाहे धातु हो या अधातु हो, ऑक्सीजन के साथ दोनों क्रिया करके ऑक्साइड बना रही हैं। ये दूसरा गुण हो गया। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात जल में घोलकर क्षार बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अर्थात जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो धातु के साथ ऑक्सीजन मिली है तो ऑक्साइड बना है, अधातु के साथ ऑक्सीजन मिली है तब ऑक्साइड बना है। मगर अंतर क्या है, धातुओं के जो भी ऑक्साइड होंगे वो सारे क्षारीय होंगे, क्योंकि वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। यानी अधातुओं के ऑक्साइड को जब जल में मिलाएंगे हम तो अम्ल बनेगा। देखिए किस प्रकार से, मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको। ये MgO, ये हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैंने मिला दिया है H2O यानी जल, और यहाँ पर करा दी है क्रिया, तब बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। अब ये जो बना है MgOH का होल ट्वाइस, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। ये क्या है, क्षार है। इसी प्रकार से जो हमारा SO2 बना था, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें अगर हम जल मिलाएंगे तब ये बना लेगा H2SO3, जो कि एक अम्ल है। ये अंतर हो गया ऑक्साइडों में, अम्लीय और क्षार के ऑक्साइड में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जल से अभिक्रिया। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ये अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। उत्सर्जित हाइड्रोजन यानी H2 तुरंत जलने लगती है। देखते हैं पोटेशियम और सोडियम की। ये पोटेशियम हो गया और ये सोडियम हो गया। पहले पोटेशियम की हमने रिएक्शन करा दी जल के साथ, H2O। ये देखिए सॉलिड अवस्था में है, ठोस है इसलिए S लगा दिया। ये लिक्विड अवस्था में इसलिए L लगा दिया। ये सोडियम धातु सॉलिड है, S लगा दिया, ठोस है, और जल जो है वो लिक्विड फेस में है। दोनों की रिएक्शन हुई। अब जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तब बहुत तेज़ी से अभिक्रियाएँ होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मीन्स एक तो यहाँ पर ऊष्मा निकलने है, ऊष्मा, दोनों केसों में ऊष्मा निकलेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि ये। अब साथ में K जो होगा वो KOH बना लेगा, यहाँ पर Na जो होगा वो NaOH बना लेगा, और इन दोनों के साथ में H2 गैस भी निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस के रूप में होगी और ये जलीय होगा, एक्वस होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। इस ओर हमारे 2 H हैं, इधर 3 H हो गए, तो यहाँ पर हमने 2 लगाया। अब ये H हो गए हैं 4, तो इस ओर हमने 2 लगा दिया, अब H 4 हो गए। K यहाँ पर हो गए हैं 2, तो हमने यहाँ पर भी 2 लगाया। बिल्कुल सेम बैलेंस ही नीचे वाले की भी होगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ये बैलेंस हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिए, पोटेशियम और सोडियम में जैसे ही ठंडे जल मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलेगी और साथ में जो H2 है वो तुरंत जलने लगेगा और क्षार उत्पन्न होगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अगर हम बात करें कैल्शियम की, जो कि ठोस अवस्था में है इसलिए मैंने S लगा दिया, अभिक्रिया हो रही है जल के साथ H2O जो कि तरल अवस्था में है। जब ये अभिक्रिया कराएंगे हम तब
CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि जलीय होगा और साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। यह अभिक्रिया जो होगी बहुत धीमी होगी। इसके मुकाबले जो कि हमने पोटेशियम और सोडियम की तुलना में अगर कैल्शियम की बात करें तो यह अभिक्रिया थोड़ी धीमी होने वाली है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। इस ओर H4 हैं, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया और ये अभिक्रिया हो गई बैलेंस। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ ये अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। किस तरीके से अभिक्रिया होती है देखिए, हमने ले लिया Mg जो कि ठोस अवस्था में है, इसलिए मैंने S लगा दिया। अभिक्रिया करा दी है जल के साथ यानी H2O के साथ, जो कि तरल अवस्था यानी लिक्विड फेस में है। अभिक्रिया होगी, ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में H2 गैस निकलेगी, H2 गैस अलग निकलेगी। ये होगा एक्वस फेस में, AQ यानी जलीय अवस्था में। इस रिएक्शन को देखिए, ये Mg था, मैग्नीशियम H2O यानी जल के साथ, गर्म जल के साथ में, ये गर्म जल है ना कि ठंडा जल है, के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस बाहर निकलेगी। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं शीतल या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, किंतु भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। अगर हम एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें तो ये ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, किंतु ये भाप के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। देखिए रिएक्शन Al, ये एल्यूमिनियम हो गया जो कि ठोस अवस्था में है, इसमें हमने जल मिला दिया जो कि गैस अवस्था में है। ध्यान रखना ये भाप के रूप में है, H2O जल जो है भाप के रूप में है। तब ये Al2O3 बना लेगा जो कि ठोस अवस्था में होगा और साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं। एयर है इधर 2 तो हम यहाँ पर लगा देंगे 2, H यहाँ पर है 2 और इधर O है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हमने 3 लगाया। H हो गया इधर 6 तो हमने यहाँ पर लगाया 3। ये हो गई बैलेंस, Al2O3 हो जाता है एल्यूमिना। नोट, Pb यानी लेड, Cu कॉपर, Ag तथा Au जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हाइड्राइड बनाने का गुण। धातु व अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। मीन्स चाहे धातु हो या अधातु हो, हाइड्रोजन से जुड़कर संयोग करके वो हाइड्राइड के यौगिक बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से, धातु और अधातु के दोनों के उदाहरण में ले लेता हूँ। जैसे सोडियम जो कि एक धातु है, इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन के साथ में करा दी, तब ये NaH बना लेगा जो कि सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड। बैलेंस कर लेते हैं, H इधर 2 हैं तो यहाँ पर 2 लगाया, अब Na 2 हो गए, यहाँ पर ये 2 हो गया। इसी प्रकार से हम एक आधातु ले लेते हैं, नाइट्रोजन, ये हो गया आधातु। इसमें भी हमने हाइड्रोजन को ऐड करा है, तब क्या होगा, ये NH3 बना लेगा जो कि अमोनिया है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर N है 2 तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2 और ये हो गए 6 तो हमने यहाँ पर H के आगे लगा दिया 3। अब देखिए, धातु हो चाहे अधातु हो, दोनों हाइड्रोजन से जुड़कर हाइड्राइड बना रहे हैं। ये धातु का हाइड्राइड हो गया, ये अधातु का हाइड्राइड हो गया। नेक्स्ट है तनु अम्लों से अभिक्रिया। सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आदि धातुओं को छोड़कर अधिकांश धातु तनु HCl या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, यानी हाइड्रोजन को हटा देती हैं। देखिए किस प्रकार से, एक बात ध्यान रखना, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड धातुओं को छोड़कर अधिकांश धातुओं HCl और
4 में घुलकर हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। हमने ले लिया यहाँ पर Mg यानी मैग्नीशियम प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। मैग्नीशियम धातु में H2SO4 मिलाया हमने, तब क्या होगा, यहाँ से जो H2 है वो विस्थापित हो जाएगा यानी हटा दिया जाएगा। किसके कारण से? Mg की वजह से। ये बन जाएगा MgSO4। ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन अलग विस्थापित हो गई है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये है मैग्नीशियम और ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर जो होता है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, नोट, आधातुओं पर तनु अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आधातुओं में आप कितना भी तनु अम्ल डालें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को 3:1 के अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। मीन्स क्या है, ये हो गया HCl और इसमें मिला दिया आपने HNO3। अब 3 मोल जो है यानी 3 अणु जो हैं HCl के लीजिए और 1 लीजिए आप HNO3 के, तो ये जो मिश्रण तैयार होगा यही हमारा अम्लराज कहलाएगा। नेक्स्ट, मिश्र धातु अथवा मिश्रातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मीन्स जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को हम मिला दें और समांगी मिश्रण प्राप्त हो, तब जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे मिश्र धातु है पीतल। पीतल में कॉपर और जिंक पाया जाता है। कॉपर 80% और जिंक 20%, जिसका उपयोग हम करते हैं बर्तन तथा तार बनाने में। इसी प्रकार से कांसा यानी ब्रॉन्ज, जिसमें कॉपर और टिन का यूज़ किया जाता है। कॉपर 88% और टिन 12%। उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में। टाका यानी सोल्डर, जिसमें लेड व टिन होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, जिसमें आयरन, क्रोमियम, निकिल तथा कार्बन होता है। इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन थिएटर के औजार में किया जाता है। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर 60%, जिंक 20%, निकिल 20%। इसका उपयोग जेवर, बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, विभव। किसी वस्तु का विद्युतीय विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को अनंत दूरी से उस वस्तु तक लाने में करना पड़ता है। मीन्स क्या है, विभव क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, ये प्लस साइन है और इसको इस प्लस के पास में लेकर आने के लिए जो काम आपको करना पड़ रहा है वही विभव कहलाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। किसी धातु के किसी लवण में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस उपकरण को अर्धशेल कहते हैं तथा धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक बीकर बना दिया, ये एक बीकर हो गया। इस बीकर में ये एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, कोई विलयन है, मैंने मान लिया ये लवण है। इसके अंदर एक धातु की छड़ डाल दी गई है, ये धातु की छड़ हो गई। ये छड़ हो गई धातु की। अब देखिए,
अब धातु की क्षण और लवण में आवेश के अंतर होने के कारण से विभव उत्पन्न हो जाएगा। तब ये जो क्षण होगी उसी क्षण को हम इलेक्ट्रोड कहने लगेंगे। ये क्षण जो होगी वो अब उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। और आवेश में अंतर होने के कारण इस क्षण पर जो विभव उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाया जाएगा। क्योंकि ये 1 बिलियन की बात हो रही है, 1 इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, इसीलिए यह अर्ध अभिक्रिया कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम 1 बिलियन और ले लें, उसमें दूसरा क्षण डाल दें, तब ये पूर्ण अभिक्रिया कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है मानक इलेक्ट्रोड। जब किसी शुद्ध धातु की क्षण को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है तो विलयन में डूबी उस धातु की क्षण को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर आपको जो याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक इलेक्ट्रोड जो लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड जब किसी शुद्ध धातु की क्षण को उसके किसी लवण के 1 मोलर, आपको ध्यान रखना है मोलर 1 होना चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, तब हम क्षण को उस विलयन के अंदर डुबो रहे हैं, तब जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा वही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। देखिए क्या होती है ये, प्रत्येक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हम क्या करेंगे, सारे तत्व यानी सारी एलिमेंट्स को इस प्रकार रखेंगे कि उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो बढ़ता जाए, तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी वही हमारी श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में सभी धातु अपनी सक्रियता के घटते हुए क्रम में स्थित हैं, यानी जो जितना ऊपर होगा वो अधिक सक्रिय होगा, यानी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो उतना अधिक सक्रिय होगा। देखिए हमने एक टेबल बनाई है, धातु लिखे हैं और एक तरफ मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे हैं। यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये इस प्रकार से पूरी टेबल एक हमने बनाई है। अब इसमें देखिए आप, जो लिथियम है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है -3.04, और जो हाइड्रोजन है उसका है 0, और जो Au है उसका है 1.50, वही प्लस में, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ रहा है, माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। जिसका जितना माइनस में मान होगा वही उतना ही अधिक अभिक्रियाशील होगा, यानी लिथियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और जो Au है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर, यानी लिथियम से गोल्ड की ओर आने पर, गोल्ड यानी Au की ओर आने पर अभिक्रियाशीलता जो है वो घट रही है। यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग। नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसकी क्रियाशीलता अधिक है और किसकी कम है। दूसरा पॉइंट, किसी अधिक सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाल देने से कम सक्रिय धातु मुक्त हो जाती है। मीन्स अगर हम किसी विलयन के अंदर 2 धातुएं डाल दें, यानी पहले जो हमारे पास धातु पड़ी हुई है विलयन में जो मिला हुआ है धातु, उसकी सक्रियता कम है, और जो हमने दूसरी धातु डाली है उसकी सक्रियता अगर अधिक है तो अधिक सक्रिय वाली कम सक्रिय वाले को उसकी जगह से हटा देगी, मुक्त कर देगी। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे आगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से
हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। हमें यह भी पता लगेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से कि किसके द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित हो सकता है और किसके द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो सकता है। जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जो टेबल में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है अम्लों में से, अन्यथा बाकी जितने भी हैं जो नीचे हाइड्रोजन से वो विस्थापित नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी से किसी गैल्वनिक या वोल्टीय सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना की जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी निकाल सकते हैं। देखते हैं इन सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं जो उपयोग होना है उसके क्या क्या उदाहरण हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है। यानी एक कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें हमने लोहे की कीलें डाल दी हैं, तो लोहे की जो कील है उसके चारों तरफ तांबा क्यों जम जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा यानी Fe कॉपर से ऊपर स्थित है, अतः लोहा जो होगा यानी Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है, अतः लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होगी। देखिए ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकें। जब आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको ये क्रम बिल्कुल सीक्वेंस में याद होना चाहिए। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। देखिए अभी मैंने पॉइंट आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं, अब यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वो सारे हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा सकते हैं अम्लों में से। जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। अधिक क्रियाशील वाले जो होंगे वो कम क्रियाशील को हटा सकती है। जैसे अगर सोडियम और आयरन ये दो चीज़ें हैं तो सोडियम जो है आयरन को हटा सकता है, मगर आयरन सोडियम को नहीं हटा सकता है। आपको ये क्रम पूरा याद करना है। अब इसमें अभी जो मैंने क्वेश्चन एक आया है हमारे सामने उसमें था, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है, एक तो आपको देखना है Fe और दूसरा देखना है Cu। अब Fe और Cu में Fe ऊपर है और Cu है नीचे, यानी जो Fe होगा वो Cu को हटा देगा और जो Cu हटेगा वो जाएगा कहाँ, वो उस लोहे की कीलों के चारों तरफ जम जाएगा। देखिए किस प्रकार से, ये Fe है, हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला और जब कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe पड़ेगा तब क्या होगा, यहाँ से Fe हटेगा और यहाँ से ये Cu हटेगा और इस Cu की जगह पर कौन आ जाएगा, ये Fe आ जाएगा और जब ये Fe यहाँ पर आएगा तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। यही लिखा हुआ है, कॉपर के मुक्त हो जाने के कारण ये लोहे की कीलों पर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, कारण सहित समझाइए। एक अभिक्रिया हमें दे रखी है, आपको ये बताना है कि ये अभिक्रिया संभव होगी या नहीं। अभिक्रिया है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2AgRO2AgNO3 प्लस Zn। अभी अभिक्रिया किस प्रकार से देखना है, देखिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में बस इतना ध्यान रखना है, Ag ऊपर है या Zn ऊपर है। अगर आपको इतना ध्यान है तो ये पूरे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए Ag जो होता है वो Zn से बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी वो आप देखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक यानी Zn, सिल्वर यानी Ag से ऊपर स्थित है, या मैंने आपको पहले ही बोला Zn ऊपर है Ag नीचे है, अतः जिंक जो होगा यानी Zn जो होगा वो सिल्वर Ag से अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। Zn तो Ag को हटा सकता है, अधिक क्रियाशील Zn है ना, Ag कम है तो Zn तो Ag को हटा सकता है, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर Ag जो है वो Zn को हटा रहा है। चूँकि सिल्वर जिंक से कम क्रियाशील धातु है, अतः सिल्वर जो है वो जिंक नाइट्रेट विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं करेगी, अतः उपरोक्त अभिक्रिया संभव नहीं है। ये देखिए
यहाँ पर क्या ZnNO3 है यानी जिंक नाइट्रेट है, और यहाँ पर Ag पड़ा हुआ है, सिल्वर पड़ा है, तो Ag का स्थान तो है नीचे, और नीचे वाला जो होता है वो ऊपर वाले को Zn को नहीं हटा पाएगा, जिस वजह से AgNO3 प्लस जो Zn की अभिक्रिया है वो कभी भी नहीं होगी, ये कभी अभिक्रिया जो है वो असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग नीला धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है। मीन्स जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है उसमें लोहे की छड़ हमने डाली तो उसका जो नीला रंग होगा वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा, क्यों, समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर स्थित है, अतः लोहा जो होगा वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है, अतः लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो ऊपर होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो नीचे वाले को ईजिली डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। अब Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है Cu से, तो Fe Cu को हटा देगा, और जब Cu हटेगा तब क्या होगा, कॉपर सल्फेट में Cu+2 तथा SO4-2 आयन होते हैं, और +2 जो होता है कॉपर का उसी का रंग नीला होता है। और जब ये Cu हट रहा है, अलग हो रहा है, जब Cu+2 के Cu में बदलने के कारण नीला रंग धीरे धीरे गायब होता जाता है। जब तक विलयन में CuSO4 होगा तब तक उसका रंग नीला रहेगा, और जब CuSO4 ही हट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर FeSO4 आ जा रहा है, Cu तो अलग हो रहा है, जिसकी वजह से Cu जो होगा Cu+2 और SO4-2 में ब्रेक डाउन होगा, तब ये जो चीज़ है वो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा 0, और ये +2 का रंग होता है नीला, यहाँ पर आ गया Cu 0, तो धीरे धीरे ये कलर जो होगा इसका नीले कलर का जो होगा वो गायब होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति। आप जानते हो प्रकृति में सारे तत्व पाए जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं देखते हैं। प्रकृति में तत्व मुख्यतः 2 निम्नलिखित रूपों में पाए जाते हैं। प्रकृति में तत्व 2 रूपों में मिलते हैं हमें। नंबर 1 स्वतंत्र, जिसको हम मुक्त रूप में भी बोलते हैं यानी फ्री फॉर्म में। जो तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप में पाए जाते हैं उनकी अन्य तत्वों से क्रिया करने की शक्ति कम होती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई फ्री पाया जा रहा है तो किसी से क्रिया नहीं कर रहा है, तभी तो वो फ्री है। स्वतंत्र तभी होगा जब वो किसी दूसरे से क्रिया करने की शक्ति उसके अंदर बहुत कम होगी। उदाहरण जैसे सोना है, प्लेटिनम है, सिल्वर है और कॉपर है, ये सारे मुक्त अवस्था में और स्वतंत्र यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त रूप में यानी कंपाउंड फॉर्म में, किसी के साथ मिले हुए। जो तत्व प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं उनकी अन्य तत्वों से क्रिया करने की शक्ति अधिक होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, लोहा है, एल्यूमिनियम है तथा सिल्वर प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए सिल्वर मुक्त में भी मिलता है और संयुक्त में भी मिलता है, इसमें आप डाउट मत रखना, दोनों केसेस में पाया जाता है। नोट, कॉपर है, चांदी है तथा लोहा स्वतंत्र तथा संयुक्त दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है खनिज यानी मिनरल्स। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। मीन्स जो धातु हैं या उनके यौगिक जमीन के अंदर पृथ्वी में हमें जिस भी रूप में मिल जाएं वही रूप उनका खनिज कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कॉपर पायराइट CuFeS2, इसमें देखिए कॉपर है, Fe है यानी आयरन है और सल्फर है, परंतु ये हमें अलग नहीं मिल रहा है, हमें ये किस रूप में मिलता है, कॉपर पायराइट के रूप में मिलता है, इसी को हम खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है अयस्क यानी ओर्स। अब जो हमें खनिज मिला है उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है उस धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर को कॉपर पायराइट से। मीन्स अयस्क क्या होता है, जो हमारा खनिज है उस खनिज से कितनी सरलतापूर्वक और कम खर्च से हम धातु को अलग कर सकते हैं वही हमारा अयस्क कहलाता है। जैसे कॉपर को कॉपर पायराइट से, ये कॉपर पायराइट है, इससे हम कैसे कॉपर को ईजिली अलग कर सकते हैं। जब हम ईजिली अलग कर लेंगे कम खर्च में सरलतापूर्वक, तो जो बनेगा वही हमारा अयस्क कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नोट: सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बात आप ध्यान रखना। जितने भी अयस्क होंगे वो सारे खनिज होते हैं, क्योंकि खनिज से ही अयस्क बनता है। परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। जरूरी नहीं सारे खनिज से सरलतापूर्वक और कम खर्च में धातु को निकाला जा सके। यानी सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। नेक्स्ट है आधात्री अथवा मैट्रिक्स। खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू तथा चूने का पत्थर आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन अपद्रव्यों यानी इम्प्योरिटीज़ को आधात्री गैंग अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। भाई खनिज जो है ज़मीन के अंदर मिल रहा है तो उसमें मिट्टी भी होगी, पत्थर भी होगा, कंकड़, बालू, रेत, चूने का पत्थर, सब अशुद्धियाँ, सब इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, अपद्रव्य धातु को छोड़कर, वह सारे आधात्री यानी गैंग अथवा मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब जो अयस्क हैं उनके क्या प्रकार हैं वो देखिए। नंबर 1, प्राकृतिक अयस्क। इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे प्लेटिनम, सोना आदि। ऑक्साइड अयस्क। इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं। नाम से ही पता लग रहा है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन होगी, जैसे बॉक्साइड Al2O3.2H2O, हेमेटाइट Fe2O3, सल्फाइड यानी सल्फर होगा। इन अयस्कों में धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, सिल्वर ग्लास Ag2S, क्लोराइड अयस्क, इसमें क्लोरीन होगा। इन अयस्कों में धातुएं अपने क्लोराइडों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे हॉर्न सिल्वर AgCl। कार्बोनेट अयस्क। इन अयस्कों में धातुएं अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे मैलेकाइट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाले कुछ सामान्य अयस्क। धातु जैसे आयरन, उसका सामान्य अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe2O3.FeO। तीसरा आयरन पायराइट FeS2, जो कि भारत में कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? बिहार और कर्नाटक में। एल्यूमिनियम, इसका अयस्क है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। इसके 3 अयस्क मिलते हैं हमें। जिप्सम यानी CaSO4.2H2O, लाइमस्टोन, संगमरमर या चौक भी इसको बोलते हैं, यह है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फ्लोरस्पार CaF2, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जिंक ब्लेंडी यानी ZnS, ये राजस्थान में पाया जाता है। कॉपर पायराइड्स CuFeS2 और मैलेचाइट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। कॉपर पायराइड जो होता है वो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। मैलेचाइट जो है वो बिहार, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेड, ग्लैना, PbS राजस्थान और बिहार में जनरली ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ। धातु कर्म क्या होता है, स्टार्टिंग से देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था खनिज। खनिज क्या होता है? जिस रूप में पृथ्वी में धातुएं पाई जाती हैं वो खनिज होती हैं। अब सरलतापूर्वक और कम खर्च में से इस खनिज में से जो हम धातु को निकालते हैं वो अयस्क कहलाता है। अब इस अयस्क में से धातु को अलग करना, शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। खनिज पृथ्वी में मिलता है, उसमें से हमने धातु को अलग निकाल दिया तो हमें अयस्क प्राप्त हुआ, और उस अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही हमारा धातु कर्म कहलाता है। देखिए, अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में निम्नलिखित प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, अयस्क का सांद्रण।
नंबर 2 धातु का निष्कर्षण, तीसरा धातु का शोधन। पहला देखते हैं हम अयस्क का सांद्रण। अयस्क खानों यानी माइंस से निकाले जाते हैं तथा उनमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू तथा चूने के पत्थर आदि अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटीज मिले रहते हैं। इन अपद्रव्यों को आधात्री या मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित आधात्री को अलग करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। मीन्स हमने जो खानों में से, खदानों में से खोद के जो हमने धातु निकाले हैं उसमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, बालू, चूने के पत्थर सब इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, उस आधात्री को यानी मैट्रिक्स को अलग करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। देखिए किस प्रकार से हम किसी भी अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथ से बीनकर अलग कर लेंगे। इसके बाद इनको हथौड़े द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को दलित्र यानी क्रेशर में डालते हैं। दलित्र छोटे छोटे टुकड़ों को चूर चूर कर देता है। इस प्रकार प्राप्त चूर चूर टुकड़ों को स्टैंप मिल में डालते हैं, जहां उन पर लगातार हथौड़ों की चोट पड़ती रहती है। इस प्रक्रिया से अयस्क अत्यंत महीन रूप में पिस जाता है। अयस्क का सांद्रण करने के लिए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पीस लेने के बाद कई विधियां प्रयुक्त हो सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमने जो अयस्क का बड़ा टुकड़ा लिया उसको हाथ से छान के अलग कर लेंगे, बीन लेंगे। हम बीनने के बाद उसे हथौड़े से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा फिर उसे दलित्र यानी क्रेशर में पीस लेंगे, चूर चूर कर लेंगे। फिर स्टेम मिल में डाल के बिल्कुल पाउडर के रूप में बना लेंगे। और उस पाउडर से बनाने के बाद में अब जो उसमें अशुद्धियाँ होंगी उनको दूर करने के लिए हम कुछ विधियों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो पहले देखते हैं हम गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा भारी अयस्कों जैसे SnO2 तथा Fe3O4 का सांद्रण किया जाता है। महीन पिसे हुए अयस्क के चूर्ण को, देखिए आप ध्यान रखना, गुरुत्व पृथक्करण विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भारी अयस्क होता है उस भारी अयस्कों को इस विधि के द्वारा अलग करते हैं। कैसे? सबसे पहले जो महीन पिसा हुआ हमारे पास अयस्क होगा उसके चूर्ण को पानी से भरे हुए तालाब में खूब खलबलाते हैं। तालाब के अंदर महीन पिसा हुआ जो हमारा अयस्क होगा उसे डाल के उसको खूब हिलाते हैं। ऐसा करने पर पानी में घुलने वाली अशुद्धियाँ घुल जाती हैं। जब हम उसको हिलाएंगे, खलबलाएंगे पानी को, तो पानी में जो घुलने वाली अशुद्धियाँ होंगी वो घुल जाएंगी और कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ जल में ऊपर की ओर आ जाएंगी तथा अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण नीचे बैठ जाएंगे। जो भारी अयस्क होगा वो नीचे बैठ जाएगा, अशुद्धियाँ जो हल्की होंगी वो ऊपर चली जाएंगी और जो घुलने वाली होंगी वो घुल जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, जल की धारा बहाकर पानी में घुलने वाली तथा कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ दूर कर देते हैं तथा अयस्क के कणों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें जो अयस्क प्राप्त होगा उसमें अशुद्धियाँ गायब हो चुकी होंगी। नेक्स्ट दूसरी विधि देखते हैं हम। दूसरी हमारी जाग पलवन विधि। इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्कों को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं तब सल्फाइड अयस्क उनमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीगते हैं तथा सल्फाइड अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी द्वारा शीघ्र भीगती है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, एक कंटेनर लेकर उसमें तेल और जल का मिश्रण डालते हैं। तब क्या करते हैं, हम उसमें अयस्क मिलाया। अब अयस्क मिलाने पर जो सल्फाइड होता है तब सल्फाइड अयस्क उसमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीगते हैं। सल्फर जो सल्फाइड होगा वो तेल में भीग जाएगा और जो अशुद्धियाँ होंगी वो पानी में भीग जाती हैं। इस प्रकार से तेल और पानी में सल्फाइड अयस्क के निलंबन बन जाता है। उसमें जब हम वायु प्रवाहित करते हैं
तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इस विधि को फेन उत्प्लवन विधि भी कहते हैं। देखिए, मैंने एक डायग्राम के द्वारा समझाया है। हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में तेल और जल का मिश्रण डाल दिया और इसमें अयस्क भी डाल रखा है। अब क्या होगा, ऊपर से जब वायु हम प्रवाहित करेंगे तब जो हमारा अयस्क होगा यानी जो सल्फाइड जो जितना भी था वो तेल में भीग गया और जो हमारी अशुद्धियाँ थी वो जल में, तो जल में भीग के वो नीचे बैठ गई और जो तेल में बैठ के वो ऊपर आ गया। वायु यानी हवा प्रवाहित की, तब ये यहाँ पे झाग बन के ऊपर अयस्क आ गया। अब हम इस झाग को हटा लेंगे यानी हमारा अयस्क जो होगा वो सांद्रित हो चुका होगा। नेक्स्ट विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जब अयस्क चुंबकीय होता है तथा अन्य पदार्थ अचुंबकीय होते हैं तब चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। मीन्स जब हमारा अयस्क चुंबकीय हो और उसमें मिलने वाली अशुद्धियाँ अचुंबकीय होती हैं तब हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं। धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण करने के लिए जो हमारा सांद्रित अयस्क हुआ है उस अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु को अलग करना, अयस्क से सांद्रित अयस्क से धातु को निकालना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। जिसके लिए धातु निष्कर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कुछ प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निस्तापन, भर्जन, पिघलन और अपचयन। तो नंबर 1 देखते हैं हम निस्तापन। निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से बाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता। निस्तापन में हम जो हमारा सांद्रित अयस्क था उसको हम इतना गर्म करेंगे कि वो पिघले ना, परंतु उसमें जो बाष्पशील भाप बन के उड़ने वाले पदार्थ हों वो भाप बन जाएं। देखिए कैसे, प्रायः कार्बोनेट, ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। जैसे हमने बॉक्साइड ले लिया Al2O3.2H2O, इसका निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित जल वाष्पित होकर निकल जाता है। Al2O3.2H2O यह बॉक्साइड है। इसको जब हमने गर्म किया तब एल्यूमिना Al2O3 अलग हो गया और H2O अलग रिमूव हो गया। यही निस्तापन होता है। भर्जन, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जो सांद्रित अयस्क है उसको या तो अकेले लीजिए या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थित इतना गर्म करना है कि वो पिघले ना, तो इसको हम भर्जन कहते हैं। ये क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये क्रिया प्रायः परावर्तनीय भट्टी में कराई जाती है। नेक्स्ट है पिघलन। अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को पिघलन कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, पिघलन यानी गलाना। अयस्क में कोक मिलाएंगे या कोई दूसरा गालक मिलाएंगे और उसको इतने ताप पे गर्म करेंगे कि वो पिघल जाए, उसी को पिघलन कहते हैं। यह क्रिया वात्या भट्टी में कराई जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया गालक, यानी गालक क्या होता है वो देखिए। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। यानी गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गलाकर उन्हें अलग कर दें, उन्हीं को गालक कहते हैं। नोट, सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट है अपचयन। अयस्कों से धातु प्राप्त करने हेतु उसका अपचयन कराया जाता है। ये अपचयन कोक द्वारा, एल्यूमिनियम द्वारा तथा गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धातु का शोधन, और इसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अयस्क में से धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु प्रायः अशुद्ध होती है।
इसमें प्रायः गालक, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ सम्मिलित रहती हैं, जो हमें अभी तक इतने कुछ करने के बाद में भी धातु प्राप्त हुआ। उस धातु में कार्बन, सिलिकॉन, गालक, फास्फोरस की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु को प्राप्त करना ही धातु का शोधन कहलाता है। इसके लिए विद्युत अपघटनी विधि मुख्य होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्षारण। लंबे समय तक अर्धवायु यानी नम वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह पर पतली परत वायु में उपस्थित जल, अम्ल व अन्य गैसों से क्रिया कर यौगिक बनाती है। धातु की चमक समाप्त हो जाती है। प्रायः ये परत धीरे धीरे झड़ने लगती है। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है, संक्षारण को समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लोहा यानी Fe ले लिया, ये हो गया आयरन। इस आयरन में ऑक्सीजन मिली हमें बाहर से, वातावरण से, ये गैस के रूप में हो गई, प्लस हमें H2O प्राप्त हुआ जो कि वायु से ही प्राप्त हुई है, वायु से जल। आप इसको नम वायु भी बोल सकते थे। और ये वायु से ही हमें, वायु से ऑक्सीजन प्राप्त हुई, वायु से ही जल प्राप्त हुआ हमें। और इन दोनों ने आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर क्रिया करी और ये बना लिया Fe2O3.XH2O। और यही होता है जंग। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2x आ जाएगा और ये 2 लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1 Fe, यहाँ पर लगाया हमने 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गई बैलेंस। अब देखिए आयरन में वायु और वायु में उपस्थित जल जब क्रिया करता है तो जंग बनता है। इसी को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। अगर आप चाहते हो किसी पे जंग ना लगे तो उससे बचने के लिए आप निम्न उपाय अपना सकते हो। नंबर 1, धातु की सतह पर पेंट की परत चढ़ाकर, या फिर धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, या धातु की सतह पर संक्षारण मुक्त धातु की परत चढ़ाकर। यानी आप ऐसी भी परत चढ़ा सकते हो जिसके ऊपर जंग नहीं लगती, या एनोडीकरण द्वारा। ये था क्लास 10th यानी कक्षा 10 का पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।